हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से एक री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। इसका जो एग्ज़ाम है 7 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 7 जुलाई की टोटल 3 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। 2 शिफ्ट की एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई थी। थर्ड शिफ्ट रहती है जिसमें मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं मिले थे, उसकी एनालिसिस रह गई थी। तो अब हम लोग इसकी थर्ड शिफ्ट की एनालिसिस देखेंगे। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन मुझे मिल चुका है, सारे के सारे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और हर एक क्वेश्चन के आसपास और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस, इसमें क्या क्या पूछा गया था। जीके के 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं वन लाइनर की फॉर्म में। सबसे पहले जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन NDMA एक्ट कम, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो एक्ट है ये कब आया था। इससे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ आज। तो इसका जो फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की फुल फॉर्म होती है। ये एक अपेक्स बॉडी है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। इंडिया में डिजास्टर को मैनेज करने के लिए एक अपेक्स बॉडी है। इसको हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और ये कब बनाई गई थी, तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था ना, उसके द्वारा बनाई गई थी ये बॉडी NDMA। अब आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज NDRF, तो NDRF के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये किस सेक्शन के थ्रू बनाई गई थी, तो सेक्शन 44 और 45 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इस सेक्शन से ये बॉडी बनाई गई थी। दिस बिल वाज पास इन द पार्लियामेंट इन द ईयर ऑफ 2005। तो ये जो बिल कब पार्लियामेंट में कब पास हुआ था, 2005 में। और प्रेसिडेंट ने इसको एसेंट दिया था 2006 में। तो NDRF कब बना था, 2006 में। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा वैन कम वेज एनुमरेशन एक्ट, तो वैन एनुमरेशन एक्ट कब आया था, तो ये आया था आप लोगों का 1976, इसका करेक्ट हो जाएगा। द गवर्नमेंट पास द इक्वल एनुमरेशन एक्ट 1976 टू ब्रिज द गैप बिटवीन द मैन एंड वुमेन वर्कर्स, तो मैन और वुमेन वर्कर के बीच में जो गैप होता है सैलरी का, उसको ख़त्म करने के लिए एक्ट लाया गया था 1976 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इक्वल वेज होनी चाहिए फॉर मैन एंड वुमेन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो भी नेचर है एम्प्लॉयमेंट कैसा है, तो उसके हिसाब से आप लोगों की जो सैलरी है दोनों की इक्वल होनी चाहिए। टू प्रोवाइड द इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में दोनों की अपॉर्चुनिटी इक्वल होगी। फिर टू प्रोटेक्ट द पर्सन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन कंसर्निंग एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन, टू इंश्योर दैट नो पर्सन शैल बी अनफेयर डिसमिस फ्रॉम वर्क ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली सेक्स। तो ये है कि इसमें आप लोगों का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स की, वो मेल है कि फीमेल है, उसको सैलरी कम दी जाएगी, उसको ज़्यादा देनी चाहिए। इसी गैप को ख़त्म करने के लिए एक्ट पास किया गया था 1976 में। अब आप लोगों से और कौन कौन से एक्ट पूछे जा सकते हैं, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पूछा जा सकता है 1947, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पूछा जा सकता है 1965, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कब आया था, तो 1923, और मिनिमम वेज एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाएगा, मिनिमम वेजेज एक्ट कब आया था, तो 1948। उसके बाद आता है हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनसंघ, तो भारतीय जनसंघ के फाउंडर कौन थे, तो भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिस और इन्होंने 1951 में इसको फाउंड किया था। नेक्स्ट आता है आप लोग का हाउ मैनी सैटेलाइट लॉन्च बाय द LVM-3 बाय इसरो, तो LVM-3 मिशन इज डेडिकेटेड टू कमर्शियल मिशन फॉर फॉरेन कस्टमर वन वेब। तो ये कैसा मिशन था, ये कमर्शियल मिशन था वन वेब के लिए। और NSIL होता है नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको, ये जो कमर्शियल है इसको लाया गया था। इट इज़ द फर्स्ट मल्टी सैटेलाइट मिशन विद 36 वन वेब सैटेलाइट टू द लो अर्थ ऑर्बिट। तो इसमें कितने सैटेलाइट छोड़े गए थे, ये आप लोगों से पूछा था, तो 36 सैटेलाइट छोड़े गए थे लो अर्थ ऑर्बिट में अर्थ के। और पेलोड कितना था इसका, 5796 था। काठियावाड़ी जो लैंग्वेज होती है किस स्टेट में स्पीक की जाती है, तो ये आप लोगों की गुजरात में बोली जाती है। वैन इज द स्वराज पार्टी फॉर्म, तो स्वराज पार्टी कब बनी थी, द स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी वाज ए पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म इन इंडिया ऑन 1 जनवरी 1923। तो कब बनी थी ये, 1 जनवरी 1923 में बनी थी। आफ्टर द गया एनुअल कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1922 में जो गया का कॉन्फ्रेंस होता है ANC का, उसके बाद इस पार्टी को बनाया गया था 1923 में स्वराज पार्टी। उसके बाद आप लोगों से पूछा खेजरी ट्री मसाकरे क्या था, तो इन 1730 ए स्मॉल विलेज लोकेटेड 26 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द जोधपुर इन राजस्थान विटनेस प्रोबेबली द फर्स्ट एंड मोस्ट
फियर्स इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। तो अमृता देवी इसका आंसर हो जाएगा। ये खेजरी की थी, विलेज एंड हर 3 यंग डॉटर, उसकी 3 बेटी थी। इन्होंने क्या किया, लेट डाउन द लाइफ टू प्रोटेक्ट द सेक्रेड ट्री विद द रूलर ऑफ द मारवाड़ महाराजा अभय सिंह हैड ऑर्डर टू बी कट डाउन फॉर बिल्डिंग हिज न्यू प्लेस। तो उन्होंने पेड़ को काटने का आदेश दिया था अपने प्लेस को बनाने के लिए। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अमृता देवी और उसकी 3 बेटियों ने अपनी लाइफ को लॉस कर दिया था प्रोटेक्ट करने के लिए। पवित्र ट्री थे, सेक्रेड ट्री थे। उसके बाद द मार्टियर बिलोंगिंग टू बिश्नोई कम्युनिटी, तो वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, बिश्नोई से। एंड द ट्री वाज देवर प्रोटेक्टिव वर खेजरी इन 1970। तो दिस सेक्रीफाइस बिकम द इंस्पिरेशन बिहाइंड द चिपको मूवमेंट। इसके बाद जो चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसको भी इंस्पिरेशन इसी मैसाक्रे से दी गई थी, मिली थी। अब आप लोगों से चिपको मूवमेंट भी पूछा गया था। तो चिपको मूवमेंट का एक नॉन वायलेंट एजिटेशन इन 1973 में स्टार्ट किया गया था। ये भी क्या था, कंजर्वेशन ऑफ द ट्री, पेड़ों को बचाने के लिए स्टार्ट किया गया था। और कहाँ स्टार्ट हुआ था, ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था उस टाइम 1973 में। और अब तो ये उत्तराखंड में आता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बेंजीन पूछा गया आप लोगों से, तो 1.55 होता है। और कौन कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, वाटर का 1.33, एयर का 1, हीलियम का भी आप लोगों का 0.1, एथेनॉल का 1.36, डायमंड का 2.4, सफ़ायर का 1.77 और ग्लास का 1.69 होता है। फिर आप लोगों से पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एलिमेंट सेल। तो प्लांट सेल के पास क्या होता है, इस पर एक सेल वॉल होती है। प्लांट सेल हैज़ ए वाल कंपोज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड सेलुलोज, तो सेल वॉल होती है। ये एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल के पास प्लास्टिड होता है और इनके पास प्लास्टिड नहीं होता है एनिमल सेल के पास। प्लांट सेल के पास लाइसोसोम होता है, तो उनके पास लाइसोसोम्स नहीं होता है। प्लांट सेल के पास सेंट्रोसोम होता है और एनिमल सेल के पास सेंट्रोसोम नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए क्लासिकल लैंग्वेज, तो क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में पूछा गया था। तो इसका आंसर था आप लोगों का तमिल। अब क्लासिक लैंग्वेज के बारे में देख लेते हैं कि टोटल कितनी क्लासिक लैंग्वेज है। 6 क्लासिक लैंग्वेज है। और सबसे पहले जो क्लासिक लैंग्वेज थी वो तमिल थी, उसके बाद संस्कृत थी, 2008 में तेलुगु और कन्नड़ आई, और 2013 में मलयालम को दिया गया, और उड़िया को 2014 में दिया गया स्टेटस क्लासिकल लैंग्वेज का। विच मसल पुश फोड़, जो फोड़ होता है हमारा, उसको आउटवर्ड पुश कौन सी मसल करती है, ये स्पिंक्टर होती है। कहाँ कहाँ लोकेटेड होती है, जो हमारे गले में ईसोफेगस होती है, वहाँ पर भी आप लोगों को दिखेगी स्पिंक्टर। जहाँ से वो ईसोफेगस की एंट्री स्टमक में होती है, उसी एक जंक्शन पॉइंट पर होता है आप लोगों का स्पिंक्टर। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा रिजर्व फूड ऑफ द एनिमल्स, तो एनिमल्स का रिजर्व फूड कौन कौन सा होता है। तो एनिमल का ग्लाइकोजन होता है, प्लांट का स्टार्च होता है और एल्गी का स्टार्च होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इंडिया शेयर मैक्सिमम बाउंड्री विद कंट्री, तो किस कंट्री के साथ इंडिया सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है, तो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट क्या क्या बन सकते हैं इसके आसपास देख लेते हैं। अफगानिस्तान के साथ हम 106 किलोमीटर शेयर करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑफिशियल लैंग्वेज अफगानिस्तान की क्या पड़ती है, तो दारी या पश्तो पड़ती है, और अफगानी यहाँ की करेंसी है अफगानिस्तान की। और अफगानिस्तान में कितने स्टेट्स हैं, तो 34 प्रोविंसेस हैं। बांग्लादेश के साथ हम 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है, करेंसी यहाँ के टका है, और स्टेट यहाँ पर 8 प्रोविंसेस हैं। भूटान के साथ हम 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ जोंगखा है, और भूटानीज नगुल यहाँ की करेंसी है, और प्रोविंसेस 20 हैं यहाँ पे। चाइना के साथ हम 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज मैंड्रिन, और करेंसी क्या है यहाँ की युआन, और स्टेट कितने 26। म्यांमार के साथ हम 1643 की बाउंड्री शेयर करते हैं, और ऑफिशियल लैंग्वेज बर्मीज़ है, और करेंसी क्या है यहाँ की कियात है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली, करेंसी नेपाली रुपीज़, और स्टेट कितने नेपाल में 7 प्रोविंसेस। पाकिस्तान के साथ जो हम बाउंड्री शेयर करते हैं 3323 किलोमीटर की शेयर करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, करेंसी पाकिस्तानी रुपये, और स्टेट कितने यहाँ पर 4 प्रोविंसेस। अब श्रीलंका के साथ देख लेते हैं, सी बॉर्डर शिहाला तमिल, और करेंसी श्रीलंका की श्रीलंकन रुपये, और कितने स्टेट है श्रीलंका में 9 स्टेट है। मालदीव के साथ हम सी बॉर्डर शेयर करते हैं, तो श्रीलंका और मालदीव के साथ हम 2 कंट्री जिनके साथ सी बॉर्डर शेयर करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज दी वही है, करेंसी क्या क्या रुपया है, और स्टेट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक है। नेक्स्ट पूछा गया था हु मेड रिकॉर्ड इन द मेंस 100 मीटर रेस इन इंटर रेलवे एथलीट चैंपियनशिप, तो अमलान बोरगोहन ने ये रिकॉर्ड बनाया था। 2022 का क्वेश्चन था ये। रोहित शर्मा कोच हैज़ बिन अवार्डेड विच अवार्ड, तो इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो इनको 1985 में इनके कोच को
द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि कोच को जो अवार्ड दिया जाता है वो द्रोणाचार्य अवार्ड होता है। ये अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? तो 1985 में स्टार्ट हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी वाज, ये कब स्टार्ट हुई थी? 1956 में स्टार्ट हुई थी। अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? तो 1961 में स्टार्ट हुआ था। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में कोचेज के लिए दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? तो 1991 और 1992 में स्टार्ट हुआ था। और पहली बार ये किसे दिया गया था? तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। ध्यानचंद अवार्ड ये 2002 में स्टार्ट हुआ था। तो ये इसमें क्या होता है? इसमें इंडिविजुअल को दिया जाता है लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? 2009 में। ये ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, और इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है फॉर प्लेइंग ए विजिबल रोल इन द एरिया ऑफ द स्पोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। खेल में एक प्रमोशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए जो भी काम करता है, चाहे वो फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई इंडिविजुअल हो, उसको दिया जाता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। नेक्स्ट था लोहड़ी फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? पंजाब में। फतौरपा जात्रा इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो कहाँ पर? गोवा में। तो ये आप लोगों के तो कुछ फेस्टिवल देख लेते हैं हर एक स्टेट के। आंध्र प्रदेश के क्या क्या होते हैं? दशहरा, उगाड़ी। अरुणाचल प्रदेश में क्या? रेह, बूट, माइको, ड्री, पोंगटू, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। उसके बाद लोसार आप लोगों से पूछा जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश का। सोलांग और मोनपा। मोनपा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। असम में अम्बुबाची, भोगाली बिहू और देहांग पटकाई। बिहार में आप लोग की छठ पूजा पूछी जाती है। छत्तीसगढ़ में आप लोग का बस्तर दशहरा पूछा जाता है। गोवा में आप लोग का सुबर्ण फेस्टिवल, लादो। और गुजरात में आप लोगों का कच्छ उत्सव पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश में आप लोगों का गोची फेस्टिवल पूछा जाता है। हरियाणा पंजाब में आप लोगों की बैसाखी पूछी जाती है एग्ज़ाम में। जम्मू कश्मीर में आप लोग की नवमी, चेरी, बहू। झारखंड में आप लोगों का कर्मा उत्सव, होली। कर्नाटक में मैसूर दशहरा पूछा जाता है। केरला में ओणम और विशु। मध्य प्रदेश में आप लोगों का लोकरांग उत्सव, तेजाजी, खुजराव फेस्टिवल पूछा जाता है। मेघालय में नोक्रम फेस्टिवल, खसीस फेस्टिवल पूछा जाता है। महाराष्ट्र में आप लोगों की गुड़ी पड़वा। उसके बाद मणिपुर में आप लोगों का योसांग पूछा जाता है। मिजोरम में आप लोगों का चापचरकुट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में रथ यात्रा, रज परबा और नोवाखाई। पंजाब में लोहड़ी और बैसाखी। राजस्थान में आप लोगों का गणगौर एंड तीज ये पूछी जाती है। सिक्किम में आप लोगों का लोसर और सागा दावा, ये सागा दावा आप लोगों का पूछा जा चुका है। तमिलनाडु में पोंगल, थाईपुसम। फिर आप लोगों का नट्टतंजलि फेस्टिवल। तेलंगाना में आप लोग का बोनालू पूछा जाता है, बतुकम्मा। त्रिपुरा में खर्ची पूजा। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा। उत्तरांचल में आप लोगों का गंगा दशहरा। उत्तर प्रदेश में रामनवमी, गंगा महोत्सव। और क्वेश्चन नंबर 19 था आप लोगों का। तो ये सारे मैंने आप लोगों को एक ही जगह करवा दिए हैं, फेस्टिवल भी। इन विच रीजन ऑफ द नेपाल गौतम बुद्धा वाज बोर्न? तो ये कौन सा रीजन था? सदर्न रीजन था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज कहाँ लोकेटेड है? तो ये आप लोगों का मैसूर में लोकेटेड है। वेयर इज़ द एनिमल साइंस म्यूजियम लोकेटेड? तो नेशनल साइंस म्यूजियम कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द आंध्रा? तो ये कौन सी थी? तेलुगु। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो ये कौन सा आप लोग? आरबीआई है। आरबीआई के बारे में जितने भी फैक्ट बनते सारे के सारे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। जैसे कि इस एक्ट कब आया था? 1934 में आरबीआई का जो एक्ट आया था। उसके बाद आरबीआई को बनाया गया था 1 अप्रैल 1935 में। पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में लाया गया। और आरबीआई को किस ने रिकमेंड किया था? तो हिल्टन यंग कमीशन था। और हिल्टन कमीशन यंग को किस और नाम से भी जाना जाता है? रॉयल कमीशन। और बैंकों का बैंक आरबीआई। एपेक्स बॉडी बैंक इंडिया में कौन सी? आरबीआई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो पूछा गया है आप लोग, आरबीआई है। रेगुलेटर ऑफ लोन्स आरबीआई। द बैंक विच इज ओपन एट द मिंट स्ट्रीट, तो किसको बोलते हैं? आरबीआई को। द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम वाज फॉर्मुलेटेड बाई आरबीआई। क्रेडिट कंट्रोलर ऑफ इंडिया कौन होता है? ये भी आरबीआई होता है। बैंक विच रिप्रेजेंट द इंडिया इन आईएमएफ, तो कौन? आरबीआई। आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था? 1949 में। हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इन केरला। केरला में आरबीआई का हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में। द एनिमल इम्पोज ऑन द एम्बलम ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? टाइगर। ट्री इम्पोज ट्री कौन सा? पाम ट्री है। पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबर्न स्मिथ थे। उसके बाद पहले इंडियन सीडी देशमुख थे। विच एक्ट रेगुलेट बैंक इन इंडिया? तो बैंकों को रेगुलेट करने का कौन सा एक्ट है? 1949 में आया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे? तो बेंगल रामाराव। मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर कब बने थे? तो 1985 से 1985 तक, 1982 से 1985 के बीच में। गवर्नर एट द टाइम ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स पूछा जाता है तो वेंकटी रमन। गवर्नर ड्यूरिंग द डिमोनेटाइजेशन उर्जित पटेल। और 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास।
और बैंकों का नेशनलाइज कब हुआ था? 1969 में। तो ये आरबीआई से रिलेटेड जितने भी फैक्ट मैंने आप लोगों को सारे के सारे एक जगह ही करवा दिए गए। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द इंक्रीज इन द ग्रोस टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम अप्रैल से लेकर के नवंबर 2022। तो ये था आप लोग का 15.5%। बाय 2030 हाउ मच गीगा वाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो कितनी है आप लोगों को? 500 गीगा वाट है। काला जार को कब तक ख़त्म करना? 2023 तक। इंडियन रेलवे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगी 2023 तक। रिड्यूस डेथ एक्सीडेंट 50% तक करने 2024 तक। 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन 2024 तक। डिफेंस एक्सपोर्ट करना 5 बिलियन का 2024 तक। टीबी को ख़त्म करना है 2025 तक और मलेरिया को ख़त्म करना है 2030 तक। ये इंडियन गवर्नमेंट के कुछ टारगेट है। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल में 2025 तक। इंडियन रेलवे नेट जीरो बन जाएगा 2030 तक और एनर्जी इंडिपेंडेंट बन जाएगा इंडिया 2047 2047 तक। तो ये थर्ड शिफ्ट थी जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे के सारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट आता तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग एक कमेंट और कर दीजिएगा कि आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं, कितनी एक्यूरेसी थी और आपके रूम में कितनी अटेंडेंस थी। तो अटैम्प्ट, एक्यूरेसी, अटेंडेंस ये और बता दीजिएगा जिससे हम लोग कट ऑफ का एक प्रिडिक्शन लगा पाएँ। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा @HighStudyHS करके आप लोग सर्च कर लीजिएगा। इस ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आज 8 तारीख में 3 शिफ्ट और कंडक्ट करवाई जाएगी, उनकी भी एनालिसिस मेरे द्वारा की दी जाएगी जैसे जैसे आप लोगों की शिफ्ट कंप्लीट होती रहेगी। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हाई स्टडी चैनल की ओर से की गई एनालिसिस पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।